स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी बच्चे खुश एवं प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 महीने का टाइम है, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो और अपने मार्क्स को बढ़ाओ, क्योंकि अब 2 महीने बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब आपकी परीक्षा हो जाएगी तो आप चाहे मटर गश्ती करना, लेकिन अगर आप परीक्षा के पहले मटर गश्ती करोगे तो भाई आपकी दिक्कत, आपको कम मार्क्स मिलेंगे। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ाई करोगे या मस्ती। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनकी बैंगनी पुष्प थे मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी संतति F1 के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे आधे बौने थे। इससे कहा जाता है कि लंबी जन पौधों की आनुवंशिकता रचना निम्न थी। यानी इन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे की जो प्रैक्टिकल किया, तो जो लंबे थे उनके पुष्प कैसे थे? बैंगनी के थे। तथा जो बौने थे वो उनके पुष्प का रंग कैसा था? सफ़ेद था। तो दोनों को मतलब जब इनकी संतति कराई गई तो क्या हुआ कि आधे आधे बौने थे, है ना, और आधे लंबे थे। कैसे क्या हुआ देखते हैं। ऑप्शन क्या दिए हैं? टी टी, डब्ल्यू डब्ल्यू, कैपिटल टी, स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी, और कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। उत्तर क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू। और देखते हैं। समजात अंगों के उदाहरण हैं। समजात अंग के उदाहरण हैं हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद। कुत्ते को देखा होगा जो लोग, बहुत से लोग देखो ना पालते रहते हैं। उस दिन भी हमने आपको बताया था, याद होगा उस वीडियो में, आज दोहरा रहा हूँ कि कुत्ते को कहते हैं कि रॉकी गुड मॉर्निंग, तो अपना हाथ उठा के सामने वाला जो अगर हाथ करता है तो उसके हाथ में रख देता है, या दोनों हाथ आगे वाले दोनों पैरों को उठा के वो नाचने लगता है। ठीक है, यानी अगर उसको आप सिखाते हो तो धीरे धीरे वो ऐसे करने लगता है। यानी जो हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपात थोड़ा सा समझात हैं। हमारे दांत तथा हाथी के दांत, हमारे दांत भी खाने वाले होते हैं और हाथी के दांत भी खाने के होते हैं। आलू एवं घास वनस्पति के ऊपरी भूस्तरीय उपरोक्त सभी, ये क्या है? ऑप्शन है सभी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है? समजात अंग के उदाहरण क्या है? तो बताइए कौन सा उदाहरण है? यह है ए, हमारे यहाँ तथा कुत्ते के कृपाल। हमने अभी बता दें क्या कि हाँ ऐसा होता है। जबकि ये हाथी के दांत क्या होते हैं? खाने के हमारे भी होते हैं और खाने के हाथी के भी होते हैं, लेकिन हाथी में एक चीज़ और होता है कि 2 दांत ऐसे होते हैं, ऐसे, वो सिर्फ दिखाने के होते हैं। कहावत नहीं, हाथी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और वो बड़े बड़े होते हैं। लेकिन हाथी के दांत तो अंदर जो होते हैं जबड़े में, वो तो खाने वाले होते हैं ना। लेकिन अंतर हमसे क्या पूछता है कि समजात अंगों के उदाहरण, तो समजात अंग के उदाहरण सिर्फ ऑप्शन हमारा ए ही जाता है। अगला है विकासशीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपांजी, मकड़ी, जीवाणु। विकासशीय दृष्टिकोण से हमारी किससे समानता है? किससे? चीन के विद्यार्थी से। यानी जैसे चीन के विद्यार्थी होते हैं वैसे यहाँ के विद्यार्थी होते हैं। भाई चीन के विद्यार्थी भी पढ़ने जाते हैं, हमारे यहाँ के विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं। क्यों? बस ये होता है कि वो चीनी भाषा पढ़ते होंगे, हम यहाँ हिंदी भाषा या इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं। उनका पाठ्यक्रम थोड़ा अलग होगा, हमारा पाठ्यक्रम थोड़ा अलग होगा। जैसे हम अपने देश के बारे में जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, भारत के गृह मंत्री कौन है। उसी तरह वहाँ वो चीन में, चीन के राष्ट्रपति कौन है, चीन के प्रधानमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है। लेकिन विद्यार्थी वो भी है, विद्यार्थी भारतीय भी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक अध्ययन से पता चला कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चे के जनक माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। चलो
बताते हैं। आंसर हमारा क्या है? सभी बच्चों में अपने माता पिता के लक्षण प्रकट होते हैं। सभी बच्चों में अपने माता पिता के लक्षण प्रकट होते हैं। माता पिता से हल्के रंग की आँखों का बच्चों में आ जाना सहज स्वाभाविक है। इस अवस्था में तो आँखों के हल्के रंग का लक्षण अप्रभावी है। ठीक है, लेकिन सहज स्वाभाविक माता पिता की हल्के रंग की आँखों में बच्चे में आ जाना सहज है, बिल्कुल आ जाएंगी। इस अवस्था में तो आँखों के हल्के रंग का भी लक्षण प्रभावी, यानी जब माता पिता का जैसा रंग होगा या जैसी आँखें होंगी कुछ न कुछ लक्षण आ जाते हैं। परंतु इसे हर बच्चे को या हर बच्चे की अवस्था से प्रभावी नहीं कह सकते, यानी हर बच्चे में ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चों में होता है, यानी सभी में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यह अप्रभावी भी हो सकता है, यानी इसमें सस्पेंस है, यह प्रभावी भी हो सकता है और अप्रभावी हो सकता है। आप एग्जैक्ट आंसर नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रभावी है या अप्रभावी है। जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित है? जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। उनमें समानता इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और उनमें भिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरण की या पर्यावरण में की जाने वाली अनुकूलता के कारण से है। उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरीय क्रमिक आधार पर स्थापित किया गया है। ठीक है, या स्थापित कर अंतर संबंधी का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि जैव विकास तथा वर्गीकरण का अध्ययन आपस में किस प्रकार से अंतर संबंधित है? तो आंसर हमारा था जीवों में वर्गीकरण का अध्ययन उनमें विद्यमान समानताओं और भेदों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, उनमें जो समानताएं होती हैं और जो भेद हैं उन्हीं के आधार पर किया जाता है। समानताएं क्या हैं कि वो कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उड़ते हैं, और भेद क्या हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, उनमें राज क्या हैं, उन्हीं आधार पर इनका अध्ययन किया गया है। उन्हें या समानता उनमें समानता इसलिए प्रकट होती है कि वे किसी समान पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं और उनमें विभिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में की जाने वाली अनुकूलता के कारण से होता है। समानता इसलिए होती है कि भाई जिस पिता का वो लड़का है या जिसकी संतान है उससे समानता है, लेकिन जिसका बच्चा है वो अलग माहौल में रहे और जो बच्चा छोटा है वो किसी अलग माहौल में, थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है। यानी आप का जन्म हुआ, आप छोटे पे यहाँ गुजरात में रहे, उसके बाद धीरे धीरे आप चले गए तमिलनाडु में या केरल में, तो आपकी शक्ल तो आपके पिता से मिलेगी, लेकिन जो आपका माहौल है वो तमिलनाडु या केरल जैसा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो ये समानता और भिन्नता में इतना अंतर समझिए कि वे किसी समान पुरुष से उत्पन्न है और उनमें भिन्नता विभिन्न प्रकार के पर्यावरण से की जाने वाली अनुकूलता के कारण से हुआ है। उनमें बढ़ती जटिलता को जैव विकास के उत्तरी क्रमिक आधार पर स्थापित कर अंतर संबंधों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी उनमें जो जटिलता है उनके जैव विकास में उनके उत्तरी क्रम के आधार पर उन्हें स्थापित कर अंतर संबंध को भी ज्ञान अर्जित किया जा सकता है। अगला है समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। या जीवों में कोई परिवर्तन जो एक गुण के लिए है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। कैसे? उदाहरण देकर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या था? समजात अंग एवं समरूप अंग को उदाहरण देकर समझाइए, यानी समजात अंग और समरूप अंग का उदाहरण दीजिए। या जीवों में कोई परिवर्तन जो गुण के लिए है, जो एक गुण के लिए है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है, उदाहरण देकर समझाना है। ठीक है, चलो देते हैं भाई उदाहरण, बिल्कुल देंगे। जीवों में शरीर के समय के साथ जीवों के शरीर में समय के साथ अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। यानी जीवों में जो है शरीर के या जीवों के शरीर में समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के लिए लंबा समय लगता है, इनमें जो परिवर्तन होते हैं उनमें लंबा समय लगता है। उन्हें समजात और समरूप अंग के उदाहरण से समझा जा सकता है। उन्हें समजात या समरूप अंग के उदाहरण से समझा जा सकता है। समजात तथा समरूप अंग के लिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न 5 को देखिए। अभी हमने आपको बताया था समजात और समरूप क्या है, कि समजात का मतलब होता है जैसे कि हिरण था, वो जिराफ था, तो जिराफ का जो छोटी गर्दन वाला था
वो धीरे 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 पत्तियों को लपक लपक कर खाने लगा, यानी उचक उचक कर। तो उसकी आगे वाली टांगें भी धीरे धीरे प्रयास से कुछ लंबी हुई, और उसकी गर्दन भी कुछ लपक के खाने से लंबी हुई। धीरे 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 उसका जो काफ़ी वर्षों बाद देखिए उनकी अगली टांगें लंबी होकर पिछली छोटी हो गई, तथा अगली पिछली टांगों में भिन्नता हुई, और उनकी गर्दन भी काफ़ी लंबी हो गई पहले की अपेक्षा उनकी गर्दन भी लंबी हो गई। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन है, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म का क्या महत्व है? विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्मों का क्या महत्व है? या हम यह कह सकते या जान सकते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं, इसका आकलन किस प्रकार से हम कर सकते हैं? अच्छा, विकासीय संबंध स्थापित करने में जीवाश्म अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विकासीय संबंध स्थापित करने में जो जीवाश्म होते हैं वो एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युगों पहले ही जीव ऐसे वातावरण में चले गए जहां उनका पूरा अपघटन नहीं हुआ था। युगों पहले जो जीव थे वो ऐसी जगह चले गए जहां उनका पूरा अपघटन नहीं हुआ था, तो उनके शरीर की छाप चट्टानों पर सुरक्षित रह गई। उनकी जो शरीर की छाप थी वो चट्टानों पर भाई छिप गई। क्या छिप गई? मतलब उन्हीं पर चट्टानों पर थोड़ा सा बन गई। ये परिरक्षित जीवाश्म ही जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में मूस होता होगा। क्या? मूस, ठीक, जो जिसे मुसरी बोलते हैं, मूस बोलते हैं, रैट चूहा बोलते हैं। बहुत ज़्यादा घर में हो गए तो मम्मी पापा कहते नहीं कुछ दवा रख देते हैं कि वो चूहे मर जाएं, तो खा लेते हैं। कुछ समय बाद वो मर जाते हैं। मरने के बाद मान लीजिए वो मर गया और कुछ दिन बदबू करेगा और आप लोग नहीं जान पाए। भाई मान लीजिए जिसका घर बहुत बड़ा है तो किसी कमरे कोने में पड़ा हुआ जहाँ, लेकिन वहाँ लोगों का जाना आना नहीं हुआ तो उस खुशबू का पता भी नहीं चला। धीरे धीरे वो बदबू करके धीरे धीरे सूख जाएगा, सड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो सूख जाएगा और वो एक उसका कंकाल बचा रहेगा। उसका जो मांस होगा वो सड़ सड़ के बेकार हो जाएगा, लेकिन उसकी जो हड्डियाँ होंगी, उसका जो कंकाल होगा वो ऐसे वैसा पड़ा रहेगा। उसको कम से कम चाहे जितने साल पड़ा रहे वो वैसे का वैसे रहेगा, उसमें फिर नष्ट होने वाला कुछ नहीं। यानी जो इसमें जीव जंतु थे वो इन चट्टानों के बीच में रहते थे, धीरे धीरे वो रह के मर गए, लेकिन उनका जो कंकाल थे यानी वो जो जीवाश्म थे उनके पड़े रह गए। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि हाँ ये ऐसे ऐसे जानवर होते थे। जब जीवाश्म की खुदाई से प्राप्त की जाती, या जब जीवाश्मों की खुदाई से प्राप्त की जाती तो उनकी प्राप्ति की गहरे से पता लगता कि वह लगभग कितना समय पुराना है, कितना समय पुराने, कितने पहले ये थे या मर गए हैं। फॉसिल डेटिंग इस काम में सहायक सिद्ध होता है। तो जीवाश्म जितनी गहराई से प्राप्त होगा वह इतना ही पुराना होगा, यानी जितनी गहराई से होगा उतना वह पुराना होगा। बिल्कुल, लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले, सोच लो 10 करोड़ वर्ष पहले समुद्र तल में अकशेरुकी जीवों के जीवाश्म प्राप्त होते हैं। उनके अब जीवाश्म जो हैं अब प्राप्त होते हैं, वे सबसे पुराने हैं। इससे कुछ मिलियन वर्ष बाद डायनासोर मरे, यानी इससे कुछ मिलियन वर्ष पहले डायनासोर को कार्टून देखे होंगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं कुछ, ठीक ऐसे कुछ ऐसे बहुत लंबे लंबे डायनासोर होते थे, ठीक है, जो कि उनसे भी मिलियन वर्ष पहले मर चुके थे। तो उनके जो डायनासोर मरे थे तो उनके जीवाश्म अकशेरुकी जीवों के जीवाश्मों से ऊपरी सतह में बने थे। इसके कुछ मिलियन वर्ष बाद घोड़े के समान जीवाश्म के बदले तो उन्हें डायनासोर के जीवाश्मों से ऊपर स्थान मिला। इसी से उनका विकासीय संबंध स्थापित होता है, यानी जैसे जैसे देखा गया कि अब वो मरे, उनका क्या था, यानी उनको जीवाश्म से संबंधित गुण मिलते गए। जीव आश्म यानी जीवों का अंश, यानी कभी पहले जीव थे, ठीक है। जैसे इस धरती पे हम सब लोग रह रहे हैं, कोई अकाल ऐसा आ जाए कि सभी लोग मर जाएंगे, सभी लोगों की, यानी संसार पे कोई ना बच रहेगा, तो सभी लोग धीरे धीरे मर के सड़ जाएंगे, फिर उनका कंकाल बचेगा और आने वाले देखेंगे ये ऐसे ऐसे इंसान थे, ये ऐसे ऐसे इंसान थे, क्योंकि कंकाल तो पड़े रह जाएंगे, यानी उनको इनके बारे में एक अध्ययन होगा। अगला क्वेश्चन है,
उत्तर हमारा है, क्वेश्चन क्या था कि किन प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। विभिन्न जातियों के विकासीय संबंधों का अध्ययन सही दर्शाता है, या सॉरी यही दर्शाता है, विभिन्न जातियों के विकासीय विकासीय संबंधों का अध्ययन यही दर्शाता है कि जीवन की उत्पत्ति एक ही जाति से हुई है। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जेबीएस हेल्डेन ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि जीवों की उत्पत्ति उन अजैविक पदार्थों से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति करने या उत्पत्ति के समय बने थे। सन 1953 में स्टेनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे ने ऐसी कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था। कैसा कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था जो प्राचीन वातावरण के समान था। 1953 में स्टेनले एल मिलर और हेराल्ड सी उरे ने ऐसे कृत्रिम वातावरण का निर्माण किया था जो प्राचीन वातावरण के समान था। इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। उन्होंने जो वातावरण बनाया था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी। इसमें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड थे। उसमें एक पात्र में जल भी था जिसका तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा गया। 100 सेंटीग्रेड मतलब का पानी कुछ गर्म था, यानी जब 100 सेंटीग्रेड पानी गर्म कर दोगे तो उबलने लगेगा, काफ़ी तेज खौलने लगेगा। ठीक है। जब गैसों के मिश्रण से चिंगारियाँ उत्पन्न की गईं जो आकाशीय बिजली के समान थी। जब उनसे मिश्रण से चिंगारी उत्पन्न की गई तो जो आकाशीय बिजली है उससे कुछ समान दिखी। जैसे आकाशीय बिजली तड़पती है या कुछ झिलमिल ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, उसी कुछ समान मिली। मीथेन में 15% कार्बन सरल कार्बनिक अणुओं में बदल गए, यानी मीथेन से 15% कार्बन सरल जो है, मीथेन से जो 15% कार्बन थे वो कार्बन सरल कार्बनिक यौगिकों में बदल गए। इनमें अमीनो अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणुओं का निर्माण करते रहे, और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि जीवन की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से हुई है। कैसा लगा साथियों वीडियो? आशा करते हैं सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना, और सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।